नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HA हिसार। आज हम बात करेंगे कि धान की सीधी बिजाई किन क्षेत्रों में अधिक कामयाब है। देखिए, एक बात कॉमन रूप से सामने आ रही है कि जहां भी ट्यूबवेल के पानी में नमक की समस्या है या जमीनों में नमक की समस्या है, जमीनों में नमक की समस्या इसलिए बढ़ रही है कि पानी में जहां जहां समस्या है वहीं जमीनों की समस्या भी बढ़ रही है। जहां भी नमक की समस्या वहीं सीधी बिजाई ज्यादा कामयाब हो रही है। मैं इसको डेटा के साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, पंजाब का केस है। ये पिछले साल की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, 7 जुलाई 2024 की। ये आर्टिकल इसमें आया है। इसमें स्पष्ट है कि पंजाब में पिछले वर्ष 2,09,61 एकड़ जमीन में धान की सीधी बिजाई की गई थी। और इसमें जो ज्यादातर एरिया था, जो अधिकतर एरिया था वो मालवा रीजन में था। मालवा रीजन में ही पंजाब की नमक की समस्या रहती है। ये रीजन, ये क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र है और यहां पर नमक की समस्या है। तो अगर हम मालवा रीजन के 2 डिस्ट्रिक्ट को ही लें, जो डेटा इसमें दिया गया है, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में 65,182 एकड़ में थी पिछले साल धान की सीधी बिजाई। और अगर मुक्तसर साहिब का और लें इसमें, तो मुक्तसर साहिब में 62,279 एकड़ में धान की सीधी बिजाई थी। और अगर दोनों को जोड़ लें तो ये एरिया बनता है 1,27,461 एकड़। अब ये एरिया 63.4% है पंजाब के टोटल DSR के एरिया के। अगर इसमें तीसरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर भी जोड़ दिया जाए, जो मालवा रीजन में ही है और इन्हीं जिलों के साथ आसपास ही है, वहां का भी जोड़ दिया जाए तो ये एरिया 69% हो जाता है। यानी कि लगभग 70% एरिया में वहां है जहां अधिक या कम मात्रा में भूमिगत जल में या ट्यूबवेल के पानी में नमक की समस्या रहती है। अब हरियाणा की बात लेते हैं। हरियाणा में जो 70% लगभग जो एरिया है, वहां पर ट्यूबवेल के पानी में नमक की समस्या रहती है। और ये जो DSR का एरिया है, ये 2014 के बाद कैथल जिले से शुरू हुआ था। कैथल जिले में सबसे पहले जब हम वहां कृषि विज्ञान केंद्र में थे, तो वहां 2014, 15, 16 के आसपास जो एरिया था वो बढ़ना शुरू हुआ था। और आज समय की जरूरत के हिसाब से आसपास के या दूसरे इलाकों में भी इसका एरिया बढ़ता जा रहा है, क्योंकि समय की जरूरत है। अब देखिए, ये यहीं क्यों कामयाब है, इन क्षेत्रों में ज्यादा कामयाब क्यों है जहां नमक की समस्या रहती है। धान की सीधी बिजाई का जो सबसे पहला रीजन है इसके फेल होने का या समस्या आने का, वो है खरपतवार की समस्या। इसमें खरपतवारों की समस्या ज्यादा रहती है। और ये स्पष्ट है कि जहां भी पानी की क्वालिटी अच्छी है, जहां ट्यूबवेल के पानी की क्वालिटी अच्छी है या मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, वहां पर धान की समस्या ज्यादा आती है। लेकिन जहां भी नमक विद्यमान है, जहां फसल के जमाव में समस्या आती है, उसकी बढ़वार में समस्या आती है, वहीं पर जो खरपतवार हैं उनका जमाव भी कम होता है। तो मैं कैथल जब 2014 से लगभग 3 साल वहां रहा, तो 2 साल हमने वहां धान की सीधी बिजाई की, तो खरपतवार नाशक दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पे ये समस्या कम रहती है। इसलिए इन स्थानों पे इसकी जो सफलता की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। अब देखिए, जो धान की जो सीधी बिजाई है, अब ये समय की जरूरत क्यों हो गई है। देखिए, जो ज्यादातर किसान वो रोपाई विधि से धान की खेती करते हैं, तो अब इसमें काफी समस्याएं भी आने लग गई हैं। एक तो सबसे पहली जो समस्या है वो लेबर की समस्या आने लगी है, और लेबर भी काफी महंगी होती जा रही है टाइम के साथ साथ। पहली बात तो उपलब्ध नहीं हो रही है मुश्किल से, और इसके साथ साथ महंगी भी होती जा रही है। अब दूसरा क्या है कि पानी की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि पानी की समस्या गंभीर समस्या बनने वाली है। और धान की सीधी बिजाई में 15 से 20% तक पानी की कम खपत है। पिछले
अगर मैं 2 दशक की बात करूं, ये सैटेलाइट डेटा है, इसमें क्या दिखाया गया है कि 450 क्यूबिक किलोमीटर पानी पिछले 2 दशक में उत्तर पश्चिम भारत में डिप्लीट हो गया है, पानी खत्म हो गया, कम हो गया है, जो भूमिगत जल स्तर है। यहां मैं कुरुक्षेत्र की बात करूंगा आपको। कुरुक्षेत्र में जो 1971 से 2001 तक जो वाटर डिप्लीशन था वो लगभग 10 मीटर से 18 मीटर पे आ गया था और 1 फुट प्रति वर्ष के हिसाब से वो नीचे गिरा था। अगर मैं पिछले 10-12 साल की बात करूं तो इनमें यहाँ कुरुक्षेत्र के आसपास का जो जल स्तर है, जो चौआ है, वो 4 से 5 फीट प्रति वर्ष नीचे जा रहा है और इसकी भर्ती भी नहीं हो रही है क्योंकि नीचे जमीन ने पानी पी ही नहीं रही है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो धान की सिद्धि बिजाई है, इसमें सूखा सहन करने की ज्यादा अक्षमता है रोपित करी गई फसल की तुलना में। अगर धान की सिद्धि बिजाई में 10 से 12 दिन तक भी पानी नहीं आता है तो इसके पत्ते कम पानी की कमी नहीं दिखाते हैं, जबकि जो फसल रोपाई की गई है उसमें अगर 3-4 दिन पानी ना आए और गर्मी पड़ जाए तो उसमें जो पत्ता है वो पानी की कमी दिखाने लग जाता है। चौथा पॉइंट क्या एडवांटेज क्या है इसका, विशेष तौर पे जो रोपाई की गई फसल है उसमें कीड़े बीमारियां ज्यादा रहते हैं डीएसआर के बजाय। सबसे पहली बीमारी जो बकाने है, विशेष तौर पे ये बासमती किस्म में आती है, तो धान की सिद्धि बिजाई में ये बीमारी ना के बराबर आती है, नहीं आती है। दूसरा तनागलन, तनागलन इसमें जो धान की सिद्धि बिजाई है इसमें काम आती है क्योंकि तनागलन आमतौर पे जहां अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, यानी कि नीचे पानी खड़ा रहता है और उसमें पानी साफ नहीं रहता है, उसमें मैली बन जाती है, तो तना गलना शुरू हो जाता है। खास तौर पे अगर आपकी जमीनों में आपके पानी में नमक है तो तनागलन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जब फसल पकती है उस टाइम पे फसल गिर जाती है। क्या होता है कि तना कमजोर हो जाता है। उगाड़ा या उकासा के नाम से इस बीमारी को कहते हैं और दूसरा इसको कहते हैं कि फसल में से हवा निकल जाती है। तो ये जो बीमारियां हैं, और जब फसल गिर जाती है, तना कमजोर हो जाता है, तो वहां पर होपर जो प्लांट होपर है उसका प्रकोप भी बढ़ जाता है क्योंकि प्लांट होपर आमतौर पर उन जमीनों में आता है जहां नीचे अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है। जहां पर नीचे तना साफ रहता है, तना मजबूत रहता है, वहां पर हॉपर का जो अटैक है वो बहुत ही कम आता है। इसके अतिरिक्त दूसरे कीड़े और बीमारियां हैं उनका भी प्रकोप धान की सिद्धि बिजाई में जो रोपित करेगी फसल है उसकी तुलना में इनका प्रकोप कम रहता है कीड़े और बीमारियों का। पांचवा पॉइंट क्या है कि इसमें दाना भी वेट होता है, भारी बनता है, इसमें रिकवरी ज्यादा होती है। विशेष तौर पे जो बासमती की वैरायटीज होती हैं इसमें जैसे रेट काफी हाई होता है, तो इसमें ये समस्या यानी कि जो रिकवरी है ये काफी अच्छी रहती है जो रोपित करेगी फसल है उसकी तुलना में। अब देखिए जो समस्या मैंने बताई कि 2 तरह की जमीनें हैं हरियाणा में और पंजाब में भी। हरियाणा का मैं उदाहरण दूं आपको, एक जमीन ने तो आपकी यमुना की नदी के साथ साथ जो बेल्ट है जीटी रोड से ऊपर, दूसरी घग्गर बेल्ट है, तीसरी ओटू बेल्ट है सिरसा जिले में जहां पर घग्गर का पानी, बारिश का पानी जाकर इकट्ठा होता है। तो इनमें जमीनें अच्छी हैं और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पानी भी अच्छा है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जमीनें अच्छी होने की वजह से आमतौर पे इसमें जो वत्तर की बिजाई है वो ज्यादा अच्छी रहती है क्योंकि जमीनें अच्छी होने की वजह से इसमें जल्दी जो तैयार हो जाती हैं जमीनें जो बिजाई करने के लिए, और इसमें जो एक आध जुताई है वो भी कम करनी पड़ती है। और इसमें अगर हम ड्राई सोइंग करें तो ड्राई सोइंग करते ही अगर पानी देते हैं तो इसमें खरपतवार की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि जहां भी वत्र की बिजाई होती है वो वहां होती है जहां आपकी जमीनों की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी अच्छी है, तो उसमें बिजाई के बाद 15 से 20 दिन के बाद उसमें पहली सिंचाई दी जाती है। उस वक्त तक फसल का जमा हो चुका होता है और फसल की बढ़वार शुरू हो चुकी होती है। उसके बाद खरपतवार की समस्या अपने आप ही कम हो जाती है। लेकिन जो दूसरी जमीनें हैं, जो भारी जमीनें हैं, जहां पर नमक की समस्या है, धान गेहूं की जमीनें हैं, तो वहां पर उन जमीनों में अड़की सूखने पर त्रेड़ पड़ने लगती है, दरारें, क्रैक्स आने लगती हैं।
तो उनमें जब खेत की तैयारी करते हैं छोटी छोटी डलियां रह जाती हैं उनमें, और खेत की तैयारी करते टाइम भी उनमें एक आध बार एरो या आपको हल ज्यादा चलाना पड़ेगा, और जब ज्यादा चलाते हैं तो उन खेतों की नमी भी उड़ जाती है, और जब हम बिजाई करते हैं तो उनमें बिजाई करते ही पानी देना पड़ता है, क्योंकि पानी नहीं देते हैं तो जमीन का और जो नमी होती है वो बीज के साथ अच्छा कांटेक्ट नहीं बन पाता है उसका, और जहां भुरभुरी जमीनें होती हैं उनमें अच्छा कांटेक्ट बन जाता है, वहां वत्र की बिजाई की जाती है, और जो जमीनें जहां भारी जमीनें होती हैं, जहां नमक की समस्या होती है, वहां पर बिजाई करते ही जैसे पानी देना पड़ता है। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि ये उन्हीं एरियाज में है जहां पर नमक ज्यादा है, और वहां पर ही खरपतवार की समस्या विशेष तौर पर ज्यादा नहीं है। इसलिए ये जो एक मैंने आज आपको बात बताई कि धान की बिजाई किन क्षेत्र में अधिक कामयाब है, तो उस हिसाब से आप अपना फैसला कर सकते हैं। जमीन की क्वालिटी के हिसाब से, पानी की क्वालिटी के हिसाब से बिजाई की विधि का भी फैसला कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं फसल में नमक प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। नमस्कार।